चलिए पहले रिवाइज कराता हूँ मैं आपको कि कल हमने क्या शुरू किया था, उसके बाद हम आज वाला कंसेप्ट शुरू करेंगे। कल हमने एक अपना नया एक्ट शुरू किया, दैट इज फेमा। फेमा में मतलब हमने पहले ये पढ़ा था कि एप्लीकेबल किस पे होता है किस पे नहीं होता। जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड्स होती है, सर्विसेज होते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है ताकि फ्रीली ट्रेड हो उसकी। बट उसको हर एक चीज को रेगुलेट करना जरूरी होता है। जैसे हमने कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि हाँ पब्लिक से हम पैसा ले सकते हैं, बट पैसा ले सकते हैं तो उनके पैसे को मेंटेन करने के लिए रेगुलेशन जरूरी है। तो उन्होंने चैप्टर बना दिया प्रोस्पेक्टस। बोले शेयर इशू नहीं करने, डिपॉजिट इशू करके पैसा लेना है तो रेगुलेशन करने के लिए बना दिया डिपॉजिट। भाई इन दोनों के अलावा डिबेंचर इशू करके पैसा लेना है तो उसके लिए बना दिया चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। तो वैसे ही अगर आपको फॉरेन में पैसा भेजना है या पैसा वहां से लेना है, तो अगर रेगुलेटर्स को नहीं करेंगे तो कोई भी आपका कोई सिस्टम रहेगा और इलीगल चीजों के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए उसको भी रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक चैप्टर बनाया, एक्ट बनाया, दैट इज पेमा 1999। हर एक पर्सन पर एप्लीकेबल होता है ये। मतलब एप्लीकेबल इंडिया वाले पर्सन पे होता है, पीआरआई पर। बट कौन सी ट्रांजेक्शन पर होता है, जो एनआरआई या एनआरआई कंडक्ट करते हैं। उसके बाद हमने दो ट्रांजेक्शन हमने इसमें पढ़ी थी, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, पहले हम वो पढ़ते हैं। द ट्रांजेक्शन विच occurred during the ordinary course of business is called as current account transactions, and which are not capital account transaction, all are covered under current account transactions। and examples क्या थे, कोई शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज है, कोई हमारी नेट इनकम है, नेट एक्सपेंसेस है, या कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रेड का पैसा हमने पे किया है, लिविंग एक्सपेंसेस है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, स्टेइंग एक्सपेंसेस है जो अब्रॉड के, वो सारे हमने किसके लिए दिए हैं, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन के लिए। तो ऑल आर कवर्ड अंडर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, नॉट कैपिटल गुंजन, इट्स करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। और कैपिटल क्या होती है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन किसी फॉरेन पर्सन की इंडिया में एसेट्स लायबिलिटी क्रिएट करे तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। इंडियन पर्सन की एसेट्स लायबिलिटी या कंडीजेंट लायबिलिटी भी बाहर क्रिएट करे तो वो होती है हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। क्योंकि या तो एसेट परचेज करे या लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो वहां पे, या कंडीजेंट लायबिलिटी वहां पे क्रिएट हो। ऐसा नहीं है, बताता हूँ मैं आपको, सुनो। वहां से मैंने परचेज किया, ठीक है, अब मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, तो वहां पे मुझे कितने पैसे देने हैं, तो वहां पे मेरी क्या क्रिएट हुई, लेबिलिटी की, उस कंट्री को मुझे इतने पैसे देने हैं, एक चीज। दूसरा, मैंने वहां से लेट से सेल किया, मैंने वहां पे क्रेडिट सेल था, तो वहां से मुझे पैसे मिलने हैं, और क्रेडिट सेल है, तो वो क्या हुए मेरे डेटर्स। वो डेटर्स है कौन से, फॉरनर्स डेटर है, तो वो कौन, उस कंट्री में क्या चीज क्रिएट हुई मेरी, एसेट। ओके। अब किसी फॉरेनर के साथ लिटिगेशन चल रहा है मेरा, किसी फॉरेनर के साथ लिटिगेशन चल रहा है, और लिटिगेशन चल रहा है तो शायद मेरे को देनदारी आ जाए, तो फॉरेन कंट्री में इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, तो मेरी मेरे लिए क्या है वो भावना, लाइबिलिटी। तो इसलिए लाइबिलिटी, एसेट्स लाइबिलिटी, या फिर कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये तो क्रिएट हो, ये जो ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है वो ऑल्टर हो, बोथ आर कवर्ड अंडर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। समझे बात को। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। या तो ये तो प्रॉपर्टी वाली बात हो गई थी, या फिर एसेट लाइबिलिटी वाली बात का एग्जांपल दे दो एक, कोई भी। कैसे। हाँ, तो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ये बाहर के पर्सन ने हमसे परचेज किया है तो उसको पे करना है, तो उसके लिए वो क्या हुई, लाइबिलिटी हुई, कि उसको पैसे देने पड़ेंगे अब हमें, वो चीज। दोबारा बोलो, एनआरआई से। एनआरआई से इंडिया में खरीदी है तो उसके पैसे भी तो इंडिया में ही पे करने होंगे। इंडियन पर्सन तो है वो, एसेट तो इंडिया में ही है, आउटसाइड इंडिया कहाँ क्रिएट हुई है। इंडियन पर्सन है, मतलब एसेट तो इंडिया में ही है ना, बाहर तो क्रिएट हुई नहीं कुछ भी। हाँ, इतने परसेंटेज या फिर इतना पैसा हम सिर्फ दे सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा हम नहीं दे सकते, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में, करेंसी में तो हम कितना भी दे सकते हैं, बट बात यहाँ पे सिर्फ इतनी। दोबारा बोलो। हाँ, बाहर से डॉलर्स आएगा, जो इंडियन मनी एक्सचेंजर बैठा है वो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू रुपीज, तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। किन की लैंड जा रही है, जा कर रही है, इंडिया में तो है वो।
किधर जा रही है वो? वो तो इंडिया में ही है ना, उनके तो अच्छी बात है ना कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट किसी अदर पर्सन ने करके अदर देन इंडियंस। तो अच्छी बात है उनके लिए। अब कोई इंडियन पर्सन बाहर। हाँ, इसके तो कोई प्रावधान नहीं है, बट ऐसा है कि टैक्सेशन रेट्स उनके लिए ज्यादा है, और जो स्टैम्प ड्यूटीज होती है उनके लिए ज्यादा है। ये फर्क होता है बस। जैसे कभी आप मोन्यूमेंट्स देखने वगैरह जाओ, तो उसमें अलग अलग टिकट्स होती है, इंडियंस के लिए अलग और फॉरेनर्स के लिए अलग, है ना। तो वो चार्जेस ज्यादा होते हैं बस, और कुछ नहीं होता। कभी भी प्रोहिबिटेड नहीं होता देव कि हम भी बाहर के पर्सन यहाँ पे एसेट्स ले ही नहीं सकते। अब अभी कुछ दिन पहले एक ब्यूरो आया हुआ था कि कनाडा में कैनेडियन से ज्यादा इंडियंस की जो मतलब सरदार लोग हैं, उनकी उनके पास उनकी एसेट्स है या फिर प्रॉपर्टी है। तो मना नहीं होता, बट कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करनी पड़ती है, बस इतना होता है। हाँ, क्रेडिट भी यूज किया था। ऑल्टर मतलब पहले हो रखी है, मैंने उसको एनहेंस से डिक्रीज किया है, ऐसा। ये मतलब ऑल्टर का। वीडियो कितनी बनती है, मैं क्या करूँ? हाँ, वीडियो की बनती इतनी है, जूम की तो बहुत कम बनती है। और जूम पे वीडियो आ नहीं पाती, उनके प्रोटोकॉल सही है। और जितनी सफाई से ओबीएस में आती है ना वीडियो, उतनी सफाई से जूम पे नहीं बन पाती। तो यहाँ से डाउनलोड करके चले जाया करो तुम लोग, ऐसा। वो जूम पे थी ना इसीलिए। अब वो चीज, ये जो ओबीएस ऐप है ना अपना, इस पे बन रही है वो। और इस पे इतना होता ही है। उसकी होती नहीं, आगे फॉरवर्ड नहीं होती। वो तो है। उससे पहले तो नहीं हो, पहले वो करना पड़ेगा पूरा डाउनलोड, फिर हो पाएगी वो। तो क्या विदाउट वो डाल दो फिर, जूम वाली ही? मैं दोनों ही रिकॉर्ड करता हूँ इसमें, जूम वाली भी और वो वीडियो वाली भी। जैसा तुम लोग कहोगे वैसा डाल दिया करूँ मैं तो। देखो उसके बाद जो हमने किया था वो क्या था, प्रेम्बल। प्रेम्बल में ये था कि ये एक्ट बोलता क्या है, प्रेम्बल हमेशा ये बताता है कि इस एक्ट को बनने का लॉजिक क्या है उसके पीछे। और एक्सटेंड एप्लीकेशन मतलब आरआई पर एप्लीकेबल है, और जितनी ब्रांचेस ऐसी हैं जो चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, बट इंडियन पर्सन को इसको कंट्रोल कर रहा है तो उसके ऊपर फिर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन हमारी, ऑथराइज पर्सन कौन होता है? ऑथराइज पर्सन वही होता है मतलब जिसको अथॉरिटी होती है कि वो फॉरेन एक्सचेंज को विड्रॉ कर सकता है और एक्सचेंज भी कर सकता है। देन कैपिटल और करंट हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें हम काफी ज्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि वर्थ इट है इतना इसमें, दैट इज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। बात सुनो, यहाँ पे क्या बोला गया है। अगर कोई पर्सन पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा हो, तो पहली कंडीशन के हिसाब से हम उसको पीआरआई बोल देते हैं, ठीक है। बट अगर ऐसा कोई पर्सन जो पिछले साल 182 दिन से ज्यादा ना रहा हो, बट करंट ईयर में वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वैकेशन के लिए और अनसर्टेन टाइम के लिए आया है, तो उसको हम पीआरआई बोल देंगे। दूसरा, अगर कोई ऐसा पर्सन जो पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा था, बट इस साल वो बाहर चला गया, तो इस साल से उस डेट से क्या मान लिया जाएगा? वो पीआरओआई। या फिर आप ये बोलो कि पिछले साल कोई पर्सन था जो पीआरआई था, और इस साल वो 3 पर्पज के लिए बाहर चला गया, तो क्या बोलेंगे उसको? पीआरओआई। मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए बार मैं आपको चार्ट रिवाइज कराता हूँ, बहुत बढ़िया चार्ट है ये, सुनो ध्यान से एक बार। अब पॉइंट यहाँ पे क्या था कि जो पर्सन है वो 182 दिन से ज्यादा रहा है या नहीं रहा है? यस, हाँ, वो 182 दिन से ज्यादा रहा है। तो क्या इस बार मतलब इस साल वो आउट ऑफ इंडिया गया है? नहीं, वो आउट ऑफ इंडिया नहीं गया, तो स्टिल उसका स्टेटस क्या मेंटेन रहेगा? पीआरआई। अगर वो बाहर गया है, क्या वो उन 3 पर्पजेस के लिए गया है? नहीं, तो पीआरआई। हाँ, वो उन 3 पर्पजेस के लिए गया है, तो बन जाएगा पीआरओआई। सेकंड केस अपना क्या है? पिछले साल वो 182 दिन से कम रहा है,
ओके, मोर देन की लिमिट है ना, बट यहाँ पे 182 है, उससे कम रहा है, वी कैन से। तो क्या वो इंडिया में आया है? नहीं आया इंडिया में। तो पिछले साल भी पीआरआई था, पीआरओआई था, इस साल भी वो इंडिया में नहीं आया, तो वही स्टेटस कंटिन्यू रहेगा, वो क्या बन जाएगा? पीआरओआई। देन पिछले साल भी 182 दिन से कम रहा था, और इस साल भी वो इन तीन पर्पजेस के लिए नहीं आया, तो स्टिल वो क्या बन जाएगा? पीआरओआई। और फिर हाँ, उन तीन पर्पजेस के लिए आए हैं, तो बेशक से पिछले साल वो 182 दिन से कम रहा हो, फिर भी वो क्या बन जाएगा? पीआरआई। बस, इसमें किसी को डाउट? बताओ। कोई भी हो, कोई भी हो, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है देव, इंडियन पर्सन भी हो सकते हो, बाहर भी हो सकते हैं, दोनों पे एप्लीकेबल होता है ये। मतलब जो हम डेज देखते हैं ना, वो हर एक पर्सन के देखते हैं, चाहे वो इंडिया का पर्सन हो, चाहे वो कहीं का भी पर्सन हो। अगर वो इंडिया में रहा है, नहीं रहा है, तो ये एप्लीकेबिलिटी आती है उसके ऊपर। समझे? ये हमारा हो गया पीआरआई इंडिविजुअल का। अब अगर हमारा कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर वो रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, तो भी उसको क्या मान लिया जाएगा? पीआरआई। कोई ऑफिस है, कोई ब्रांच है, कोई एजेंसी है, इंडिया में है, ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो वो भी हमारी क्या मान ली जाएगी? पीआरआई। समझिए इस लाइन का मतलब आप? इसने क्या बोला? कोई हमारी ब्रांच है, वो है कहाँ पे? इंडिया में, बट उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? एनआरआई, वी कैन से पीआरओआई, मतलब बाहर का कोई पर्सन कर रहा है, तो बनी कहाँ पे है वो क्या बन जाएगी? पीआरआई। और कल हमने एक बात और पढ़ी थी, कोई हमारी ऐसी ब्रांच है जो सिचुएटेड कहाँ है, लेट्स से अमेरिका में सिचुएटेड है, बट वो कौन कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रतिभा, जो कि इंडिया में रहती है। ओके, तो इसको क्या मान लिया जाएगा? पीआरआई। उस ब्रांच को पीआरआई मान लिया जाएगा, और जो भी ट्रांजेक्शन वो करेगी, उसको फेमा के सारे रूल्स कंप्लाई करने पड़ेंगे। समझिए इस बात को? जैसे ये लास्ट एग्जांपल, एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये दो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं 3-3 नंबर में, सुनो ध्यान से। कोई भी ऑफिस, कोई भी ब्रांच, कोई भी एजेंसी इंडिया में है, ठीक है, कंट्रोल कौन कर रहा है? बाहर का पर्सन, तो स्टिल उसको क्या मान लिया जाएगा? पीआरआई। समझे? और अगर कोई ऐसी ब्रांच या ऑफिस है जो है कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया, बट कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है? उसकी इंडियन पर्सन के हाथ में, तो भी उसको क्या मान लिया जाएगा? पीआरआई। तो बेसिकली चीज कहाँ पे है हम वो देखेंगे। सबसे पहले बाहर है, बेशक से बाहर हो, बट कंट्रोलिंग पावर अगर इंडिया में है, तो उसको पीआरआई मान लिया जाएगा। बस, दोनों में, बट व्यूज अलग अलग है, ठीक है, ध्यान देना कि किस कब पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज बोली गई है। डेफिनेटली। सुनो, अगर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट बाहर हो, और इंडिया में उसकी कोई कंट्रोलिंग पावर ना हो, तो क्या बोलेंगे उसको? पीआरओआई। फॉरेन कंपनी जैसा ही, अगर आपको थोड़ा लिंक हुआ हो तो, कि बाहर बनी है बट इंडिया में उसका कंट्रोल कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उसको फॉरेन कंपनी मान लिया जाता है, दैट एप्लीकेबल टू ऑल द इंडियन प्रोविजंस। तो वैसा ही इसमें है, अगर बाहर बनी, कंट्रोल इंडिया में हुई है, तो उसको पीआरआई मान लिया जाएगा। बस, हाँ कह सकते हो कि बाहर बनी है, या फिर इंडिया में है, बाहर के पर्सन की कह सकते हो आप। तो मैं थोड़ा ओवर उल्टा ले रहा हूँ इसको, कि बाहर की एम्बेसी यहाँ पे है अपना, तो उसको भी सेम एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो बनी कहाँ पे है? इंडिया में। कंट्रोल उसको कौन कर रहा है? बाहर के पर्सन। तो हम ये देखेंगे वो बनी कहाँ पे है। वैसे आप अपोजिट ले लो इससे, कि इंडियन एम्बेसी बाहर है, उसकी कंट्रोलिंग पावर इंडिया के पास होती है, तो डेफिनेटली सेम एप्लीकेबल होगा उस पे। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ व्यूज अलग है बस अपने, बाकी बात दोनों की बराबर है। अब एक बार रीड करते हैं इसको, देखो ध्यान से सुनना सब लोग, लिखना नहीं है, जितना लिखवाना होगा मैं लिखवा दूंगा आपको, बाकी मैं कल भी बोला था स्टडी मेट को साथ रख के रीड करना है इस चैप्टर को। इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट, द पर्सन शुड हैव रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर मोर देन 182 डेज। अगर इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि वो पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा है या नहीं रहा है। सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग वेदर ए पर्सन इज पीआरआई और पीआरओआई। सिटीजनशिप, कि वो सिटीजन कहाँ का है, ये डिटरमाइन नहीं करता, वो रह कहाँ पे रहा है वो डिटरमाइन
करता है। मान लो कोई बाहर है, उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, बट फिर भी वो अगर 190 दिन रह रहा है और वो इस साल कहीं बाहर इन 3 पर्पज के लिए नहीं भी गया, तो उसको मान क्या लिया जाएगा, PRI। तो सिटीजनशिप क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। एक या दो क्वेश्चन नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन MCQ वगैरह में, ठीक है, कि सिटीजनशिप क्राइटेरिया है या नहीं है। देयर आर 3 लिम्स इन द डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी उसमें 3 पिलर्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट लिम प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ डेज स्टेज, पहली लिम कौन सी है उसमें, कि कौन कितने दिन रहा है, 182 दिन, उससे कम या उससे ज्यादा। देन देयर आर 2 अदर लिम्स विच आर एक्सेप्शन टू द फर्स्ट लिम, फिर उसके बाद 2 पिलर्स और हैं जो ऊपर वाले को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो बात हम पढ़ते हैं पहले लिम की। It states that a person who is in India for more than 182 days in the preceding year will be PRI। इसी जनरल सी बात बोल दी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या बोली प्रतिभा, जनरल सी बात इसने, कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा हो तो उसको PRI मान लिया जाएगा। और हम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। बट 10 at the threshold or basic level one has to consider the period of staying during the preceding year। बेसिक लेवल मैंने आपको बताया कि बेसिक लेवल पर हम क्या देखेंगे देव, कि 182 दिन से ज्यादा वो रहा है या नहीं रहा है। एग्जाम्पल, ये काफी ज्यादा जरूरी है, आपको वैसे लग रहा होगा, ध्यान सबका बोर्ड पे होना चाहिए। इफ ए पर्सन रिजाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, 2021 में 182 दिन से वो ज्यादा रहा है, देन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए बेसिक फर्स्ट लिम के अनुसार 21-22 के लिए वो क्या बन जाएगा, PRI। द पर्सन विल बी एन इंडियन रेजिडेंट फॉर द ईयर 21-22। फॉर ईयर 2021 one will have to consider residence during the year financial year 1920 and so on। ये कोई बताएगा क्या मतलब है, बताओ, बोलो। एग्जैक्टली देखो, अगर 19-20 में वो रहेगा तो 20-21 का बनेगा, वो 20-21 में रहेगा तो वो 21-22 का बनेगा, 21-22 का देखना है तो, सॉरी 22-23 का देखना है तो वो 21-22 का देखना पड़ेगा फिर, ऐसा। अब आ गया हमारा वो पॉइंट कि वो रहा है नहीं रहा, बाहर गया है नहीं गया, वो वाली बात आ गई। तो बेसिक लेवल था पहला लिंब अपना। देर आर 2 एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन द क्लोज ए इन क्लोज बी। क्लोज ए क्या बोलता है, इज फॉर द पर्सन गोइंग आउट ऑफ इंडिया। ए किसके बारे में बात करता है, क्या, अब ठीक है। देखो क्लोज ए किसके बारे में बात करता है, फॉर द पर्सन गोइंग आउट ऑफ इंडिया। क्लोज ए किसके बारे में बात करता है, जो पर्सन बाहर गया है। और क्लोज बी फॉर पर्सन कमिंग इन इंडिया। अब इसमें ना दो दो केस हो सकते हैं, देखो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से करेंगे इसको। क्लोज ए फॉर द पर्पज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, इसमें दो चीज हो सकती है देव। पहली कौन सी, फॉर दीज 3 पर्पजेज, फॉर नोट 3 पर्पजेज। बी डील करता है जो आ रहा है इंडिया में, पिछले साल का हम देख ही नहीं रहे, उसमें 2 पर्पजेज, 3 पर्पजेज के लिए, अदर देन 3 पर्पजेज, अलग अलग है दोनों, है ना। Exception carve out situation that do not fall under the main body of the section, even though they satisfy the criteria. Okay. This means that even a person is an Indian resident based on the test provided in the first limb, the person will be PROI if he falls with the limb A or limb B. बताओगे, हाँ। इसमें सिंपल सी बात जजमेंटली ये बोली गई है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पहले लिम की बात पूरी कर रहा है, ठीक है, तो PRI होगा वो, बट फिर भी उसको क्या मान लिया जाएगा, PROI। अगर वो फॉल किस में करता है, 2 और 3 में, और 2 और 3 है क्या, बाहर जाना 3 पर्पजेस के लिए, इंडिया में आना अदर देन 3 पर्पजेस, ऐसा, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, PROI। और कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो फेमा में रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है वो पॉइंट ऑफ टाइम वाइज देखा जाता है, कि इस डेट से आगे उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, इस डेट से पहले उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सबको समझ आया, पक्का। चलो आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि डिफिकल्ट है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। क्लोज ए, that is second link, it states that if a person leaves India in any of the 3 purposes we saw above, he will not be PRI, he will be PROI। अगर वो बाहर गया तो बेशक से वो पिछले साल 182 दिन से
ज्यादा रहा हो तो उसको मान क्या लिया जाएगा, PROI। एग्जाम्पल ले लो। दस इन द एग्जाम्पल गिवन फॉर द फर्स्ट लिंब अबव, ऊपर क्या था कि वो 19-20 में, 20-21 में 182 दिन से ज्यादा रहा था। भावना याद रखना है इसको, ठीक है, पार्टिकुलर्स। 20-21 में 182 दिन से ज्यादा रहा था, और 21-22 के लिए भी देखना था, ठीक है। आपसे पूछूंगा मैं सिर्फ, इफ ए पर्सन लीव्स इंडिया ऑन 1 नवंबर 2021। अब एक बात बताओ मुझे, ऊपर के पार्टिकुलर्स बताओ क्या थे। ओके, 21-22 का हमें क्या देखना था, स्टेटस। तो अगर फर्स्ट लिंब हम देखें तो वो क्या बन जाएगा, PRI। बट अगर हम थोड़ा सा अपना लेवल अपग्रेड करें प्रतिभा, लेवल 2 के हिसाब से, अगर वो 1 नवंबर के लिए बाहर चला जाता है, 1 नवंबर के लिए वो बाहर चला जाता है, और इसने एज्यूम किया है कि वो 3 पर्पजेस के लिए गया है, तो 2 नवंबर से क्या मान लिया जाएगा, PROI। समझाया देव, क्या बोला इसने भी। एग्जैक्टली देखो, 20-21 में वो बेशक से रहा था 182 दिन से ज्यादा। अगर हम पहली बार के लिए सोचे तो वो ये कहेंगे कि 21-22 में वो PRI बन जाएगा। बट अगर 21-22 में ही 1 नवंबर 1 नवंबर 21 में, तो यही 5 साल हुआ ना, तो यहां तक वो क्या रहेगा, PRI। यहाँ के बाद वो क्या बन जाएगा, याद जैसे मैंने आपको बोला था कि PRI टाइम वाइज देखते हैं कि कितना पीरियड, मतलब पीरियड वाइज नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम वाइज, कि कितनी डेट तक वो रहा है, कितनी डेट के बाद वो PRI नहीं रहेगा, तो PROI बन जाएगा। अब सुना, इवन दो हिज नंबर ऑफ डेज इन इंडिया वॉज मोर देन 182 दिन फाइनेंशियल ईयर 20-21, चाहे पिछले साल उसके 182 दिन से ज्यादा रहे थे, वो फिर भी क्या मान लिया जाएगा, नॉन रेजिडेंट। आगे चलो, समझ आ रहा है ना सबको। सिमिलरली, इफ ए पर्सन गोज और स्टे आउट ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, ही विल बी PROI फ्रॉम दैट डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज। अब इसको ना मैं लिखवा नहीं सकता, क्योंकि एग्जांपल लिखवाऊंगा तो कैसे लिखवाऊंगा इसको मैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला इसने कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बाहर चला जाता है, तो उस डेट से वो क्या मान लिया जाएगा, PROI। या मैंने दैट डेट को हाईलाइट क्यों किया प्रभुति, एग्जैक्टली exactly। हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम से, इसलिए दैट डेट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उस डेट से उसका स्टेटस डिटरमाइन किया जाएगा। हाँ, PRI ही रहेगा एक नंबर को, जिस दिन किया है ना वो डेट हम छोड़ते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, भावना 21-22 कौन सा था, नेक्स्ट था ना 182 दिन से अगले वाला। द पर्सन विल बी PRI टिल, ये देखिए इसने जो पूछा है अभी, 1 नवंबर 2021। ही विल देन बी PROI फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ये 1 अप्रैल 2022 कौन सा है भावना, 20-21 182 वाला, 21-22 जिसने वो किया है, और 1 अप्रैल 22 कौन सा, उससे अगला, दैट इज 22-23। द पर्सन विल बी कंटिन्यू टू बी PROI एज लॉन्ग एज ही स्टे आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। समझाता हूँ मैं आपको ये, जो ऑनलाइन भी 1-2 बच्चे बैठे हैं। क्या बोला इसने भावना, पहला साल कौन सा था, 20-21, दूसरा साल कौन सा था, और तीसरा साल शुरू कौन सा हो रहा है अभी, ठीक है। इसने क्या बोला, यहाँ पे वो 182 दिन से ज्यादा रहा है, बट इस साल वो एम्प्लॉयमेंट के लिए 1 नवंबर को बाहर चला गया, यहाँ से वो क्या बन जाएगा, प्यारा हुआ। अब इसने 1/4/22 की बात पूछी है, कि यहाँ पे उसका कोई लेना देना भी हुआ ही नहीं है, तो स्टिल वो क्या मेंटेन रहेगा, PROI, जब तक वो इंडिया में नहीं आ जाता फॉर 3 पर्पजेस। समझा सबको देव, पक्का। कि उसके बाद तक। An example for clause 3 can be a person who has a green card in the USA. The green card entitles a person to stay in the USA and eventually become a USA citizen. If a person goes abroad and start staying in the USA, he will be NRI from that date, as his stay abroad indicate that he is going to stay there for an uncertain period. क्या बोला इसने, कोई बताएगा। अच्छा और पॉइंट है प्रतिभा। ग्रीन कार्ड है जिससे वो यूएसए का सिटीजन बन सकता है। एग्जैक्टली, और वो कोई बाहर गया है सिटीजनशिप के लिए, तो मतलब वो वैसी बात है कि वन सर्टेन पीरियड के लिए ही गया होगा। मतलब इसका जो मेन बात है ना, वो पता है क्या है, ये नहीं जो दिख रहा है इसमें, ये बात है अगर किसी को ग्रीन कार्ड मिल जाता है, किसी को अगर ग्रीन कार्ड मिल जाता है,
तो क्या उसको हम PROI बोलेंगे, PRI बोलेंगे, PROI ऐसा, क्योंकि ग्रीन कार्ड उसको मिल गया तो वैसी बात है कि वो बाहर जाके ही स्टे करेगा। बताता हूँ एक मिनट को। ग्रीन कार्ड हमारा होता है जैसे कोई सिटीजन सर्टिफिकेट ऐसा, जैसे हाँ बनवाना पड़ता है, बनवाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप देते हैं अगर हम 4 साल 3 साल वहाँ पे स्टे कर लेते हैं तो। ऐसा बोलते नहीं है कनाडा में PR मिल गया उसे। PR तो सुना होगा ना, पंजाबी मूवीज में भी आता है। तो वो US में उसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं, कनाडा में उसको PR बोलते हैं ऐसा, परमानेंट रेजिडेंट ऐसा वो बोलते हैं उसको। और अगर हमारे पास के इंडिया का है PR, हाँ बाय बर्थ है, ठीक है, हमारे पास जन्म जात अधिकार है, सर्टिफिकेट है वो कि हम यहीं के जन्म हुआ है हमारा, तो यहाँ के हम क्या है, सिटीजनशिप। ग्रीन कार्ड यहाँ का। अब देखो, एन एग्जाम्पल फ्लो फॉर क्लोज थ्री। क्लोज थ्री देखते हैं क्या है, भावना याद है ना, डेज कैन बी ए पर्सन। अच्छा ये हो गया क्या अपना, ठीक है। ये ग्रीन कार्ड वाला, ध्यान रखना इस बात को। ये ना बीमा में पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, मैं आपको बताता हूँ। पहले कंपनीज एक्ट हमने अभी कवर किया। कंपनीज एक्ट में हमने क्या पढ़ा कि 5-6 लाइनों का क्वेश्चन आ गया, फिर उसके दो हमारे कंक्लूजन पूछ लेंगे, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ पे वैसे क्वेश्चन आने के 5% चांसेस है। यहाँ पे आएंगे पॉइंट आउट द फ्लोइंग या एक्सप्लेन द फ्लोइंग, और 1 2 3 2 2 नंबर के ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि ग्रीन कार्ड होल्डर है, बताओ वो PRI माना जाएगा, PROI माना जाएगा। तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना है ये वाला लिंक पूरा जो हमने पढ़ा भी क्लोज, और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है और फिर कंक्लूजन देना है कि अगर किसी के पास ग्रीन कार्ड है तो एज्यूम किया जाएगा कि वो बाहर जा रहा है तो अनसर्टेन के लिए जा रहा होगा, हेंस PROI फ्रॉम दैट डेट ऐसा। समझिए इसमें बहुत रेयर चांसेस है कि इसमें आपके वो प्रोविजन फैक्ट वाले आएंगे, इसमें 2 2 नंबर के 3 3 नंबर के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे ऐसा। और 5 नंबर का तो पक्का है ही आना। और एक 3 इसमें चीजें आएंगी जहां से क्वेश्चन बनता है, एक तो PRI से, ठीक है, एक आगे 2 हम ट्रांजेक्शन और पढ़ेंगे वहां से, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है, इसका फिक्स है वो भी। और हमेशा वो रिपीट करके पूछते हैं, ये फेमा की खास बात है ऐसा। ये लो कौन सा वाला बताओ, ये वाला। 21 22 में 1 11 को गया है, तो मतलब 22 23 में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हो, हम ये नहीं देखेंगे पिछले साल वो 182 में, रहा है पर गया किस चीज के लिए है वो। पिछले साल गया है ना, हाँ, तो वो आया क्या वापिस फिर अभी तक। मतलब उसका स्टे तो वैसे ज्यादा ही है 180। हाँ तो फिर मैंने कब बोला कि सिर्फ एक ही कंडीशन देखेंगे हम, दोनों कंडीशन देखेंगे। स्टे वाली भी मैंने कभी ये नहीं बोला कि सिर्फ हमें ओवर हैंड वही देखनी है, मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि दोनों चीज साथ में लेके चलनी है हमें, पहले वाली भी और दूसरे वाली भी। और कल मैंने शायद बोलते बोलते एक बात और बोली थी कि चाहे फर्स्ट कंडीशन पूरी क्यों ना होती हो, बट वो फर्स्ट बेकार कंडीशन है, मेन कंडीशन कौन सी है, सेकंड वाली। बेशक से वो पिछले साल चलो एक चार एक कह रहा है प्रतिभा, यहाँ पे एक एक भी होता तो 182 दिन बन जाते आराम से, ठीक है ना। और फिर वो बाहर जा रहा है तो हमने क्या पढ़ा था, कोई बाहर जा रहा है तो उसको उसी डेट से क्या मान लेंगे, PR, जब तक वो वापस नहीं आ जाता ऐसा, समझे। 182 डेज से कम है, वो है इंडिया का, लेकिन वो 182 डेज से कम रहा है, हाँ वो मतलब वो ठीक कर ज्यादा है, तब उसको पीआर। ऑब्वियसली बोलेंगे, और क्या। सुनो, कोई बात नहीं, हम 182 दिन सिर्फ एक बेस लेवल के लिए देखेंगे अर्चिता, ठीक है, एडिशनली हम देखेंगे जो वो 3 पर्पजेस हैं उनके लिए, ठीक है ना। आपका ना जो जड़ है ना वो मजबूत होने, जड़ नहीं छोड़नी आपने अपनी, कि वो जा किस चीज के लिए और आ किस चीज के लिए रहा है वो, ठीक है। काफी सारे एग्जांपल्स है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सब्र करके बैठे रहो, ठीक है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है, ये तो सिर्फ इंट्रो है। क्लोज बी देखो, थर्ड लिम, दिस इज a complex clause as a first limb read with third limb has two exception, limb 1 use face but does not include third limb use face, otherwise then use of two exception make it complex। कट करो इसको, आगे देखो एक बार। it state that if a person comes to India for any reason otherwise than for employment, business, or circumstances indicate the intention to stay for uncertain period, he will be a non-resident. There will be so even if the person has stayed in India for more than 182 days in the preceding year। क्यों बताएगा। के बाद अगर वो किसी मतलब उन 3 पर्पस को छोड़ के किसी पर्पस के लिए आ रहे हैं हमारे कंट्री में, तो उसको पीआर हुआ। क्लियर नहीं हुआ, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, दोबारा पढ़ता हूँ मैं आपको, सबके ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, देखते हैं कौन से बताएगा इसको, ठीक है।
उसको चलो पेन दे देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से। इट स्टेट्स दैट इफ ए पर्सन हैज कम टू इंडिया फॉर एनी रीजन अदरवाइज देन फॉर थ्री पर्पजेज, he will be NRI. They will be so even if the person stayed in India for more than 182 दिन in the preceding year. पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा है और वो आ रहा है वापस। बोलो, आप बोलना चाह रहे हो, सुनाओ फिर पूरा। पिछले साल एक परसेंट 182 दिन से ज्यादा रहा है और वो इस वक्त इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया में तो है वो, मतलब हाँ, तो ये टर्म यूज करो। और वो अदर पर्पसेस आए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आ रहा है और बिजनेस के लिए ना अनसर्टेन टाइम के लिए, तो हम उसे पीआर मानते हैं। ठीक है, एक छोटी सी टर्म मिस कर दिया आपने, दोबारा बोलो इस पूरे को। अरे पेन जीत रहे हैं तो। वो जो प्रीसीडिंग ईयर में रहा था, फिर वो एक बार चला गया, फिर वो वो वापस गया आया किसके लिए? तीन पर्पसेस के लिए। वेरी गुड, अच्छा फिर आगे बोलो। फिर वो आ गया वापस। पर्पसेस हाँ एम्प्लॉयमेंट अनसर्टेन टाइम के लिए नहीं हाँ आता, हाँ, तो हम उसे पीआर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, इंप्रेसिव, गुड। देखो इसमें क्या चीज है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। देखो इसमें क्या बोला इसने, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अब वो पिछले साल क्या रहा था, पिया नहीं, पिछले साल वो क्या रहा था, 182 दिन से ज्यादा रहा था, ठीक है, रहा था ये पिछले साल, बहाना ईयर बोलो जल्दी से, 2021, ठीक है ना। और उस टाइम पे वो चला गया बाहर, चला गया, उन तीन पर्पजेस के लिए ही गया है वो, तो चेतना यहां से क्या मान लिया जाएगा, वो PROI, ठीक है। इंडिया में आया अपने पेरेंट्स से मिलने, क्या माना जाएगा स्टिल, PROI। फिर चला गया इंडिया में, इंडिया से बाहर उन तीन पर्पजेस के लिए ही, तो PROI। इंडिया में फिर से आया, किसके लिए, मीटिंग के लिए, तो स्टिल PROI। फिर इंडिया में चला गया बाहर उन तीन पर्पज के लिए, क्या, PROI। थोड़ा आगे बढ़ा दूं, फिर इंडिया में आ गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो यहाँ पे PRI, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो वैसे ही दी हुई है इन्होंने, चाहे भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन हम देखते हैं कब गया कब आया, कब गया कब आया, कब गया कब आया, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला 2021 में वो 182 दिन से ज्यादा रहा है, चला गया उन तीन पर्पजेस के लिए, तो PROI। आ गया उन तीन पर्पजेस के लिए, हाँ PRI, समझ गए ना, पक्का। अर्चिता, जो ऑनलाइन बैठे हैं आप लोग को समझ आ रहा है? आयुषी, खुशी, नितेश, पूजा, प्रियंका, फाइन। हाँ ये जंक्शन लेके चलते हैं हम इसमें। आगे देखो, वो वाला, ये लो। ये मैं जो समझा रहा हूँ ना आपको, ये हमारे फाइनल में हमारे टीचर ने समझाया था हमें, तो उसी बेस पे समझा रहा हूँ मैं आपको ये। कल को आप लोग में से कोई टीचिंग में जाएगा, आप लोग भी शायद ऐसे समझाओगे। टीचिंग में जाना चाहता है कोई आप में से? आप, हाँ आपका तो मुझे पता है, आप भी, क्या बात है, वेरी गुड। टीचिंग में से ना एक मतलब वो है, कह सकते हो मतलब, कोई वो नहीं कि हमें हमने पैसा कमाना है, वो एक पैशन होता है जिसमें सिर्फ वही सर्वाइव कर पाता है इसमें, ऐसा, मतलब जिसके अंदर मतलब शॉर्ट टेम्पर है कोई, या जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता इसमें। वो तो हाँ, वो बात है, पता है क्या है, स्कूल की टीचिंग और यहाँ की टीचिंग बहुत अलग है। स्कूल में क्या, वो पैसा की जॉब, हमें कुछ करना है इसलिए कि हमें चलो कुछ तो एम्प्लॉय आ रहा है, बट यहाँ पे मतलब वो है कि अपना ही काम है, किसी के नीचे हम नहीं कर रहे हैं, तो वो फर्क हो जाता है उसमें। स्कूल में तो दुर्गति भी होती है बच्चों की, बट यहाँ के हम कर सकते हैं, नहीं। हाँ ऐसा बहुत अलग है ना इससे। मतलब कोई हाँ टीचर अगर सही बात है। पढ़ाता है, मतलब थोड़ा
देन एवरेज पढ़ा देता है, तो वो ये एहसास जताता है कि मैंने तो पढ़ाया है, तुम्हें ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। तो ये नहीं दिखाता कि क्या तुमने फीस ये तो है। तो स्कूलिंग टीचर तो ऐसे नहीं करते हैं कि हाँ भी हम ट्यूशन भी आओ हमारे पास शाम को, ऐसा कुछ हम तो कभी नहीं गए ऐसे। आगे चलो, लिख लिया सबने? रोहतक में वैसे ट्यूशन का ट्रेंड भी काफी है भाई, मैंने देखा हमारे टाउन में नहीं था इतना। वहां पे कोचिंग सेंटर को मिलेगा ही नहीं आपको प्लस वन प्लस टू के लिए। कहाँ नहीं यार, बहुत है यहाँ तो। बहुत है हाँ, मेन मेन कह सकता होगा, बट वैसे वो चल रहा है तो तुमने सुना है। वैसे बहुत है, बट टाउन में तो, छोटे टाउन में तो होता ही नहीं है ऐसा। वहां तो मतलब ये बोलते हैं तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, फिर ट्यूशन लेनी पड़ रही है तो तुम्हें ऐसा। एक फीस वहां भी भरो, फिर तुम्हें दूसरी फीस वहां भी भरो। तुम्हारे लिए थोड़ी कमा रहे हैं सिर्फ। नहीं जा रहे तो कहीं हाँ, तो ट्यूशन नहीं जा रहा है ऐसा। सेक्शन सा बन गया कि 11th क्लास ट्यूशन का होते ही नहीं है। तो आपके स्कूल में क्या होता है, पढ़ाते ही नहीं है वो लोग? बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता वो टीचर से, नहीं बहुत बहुत मतलब ऊपर ऊपर से टीचर पढ़ा दिया और फीस वो पूरा ले लेते हैं। हाँ वो तो है ही, सही बात है। फीस होती है ना, तो उनको ये होता है कि बच्चे इंटरेस्ट ले या ना ले, पर ट्यूशन में वो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे कि आप यहीं पर आओ। और फिर जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन भी होती है, तो उन बच्चों का क्या फिर? मैंने यूट्यूब। अच्छा ठीक है चलो। बाकी बहुत बुरा कल्चर है भाई ये। पेरेंट्स की दुर्गति है, तो पहले वहां भी पैसे भरो फिर वहां भी पैसे भरो, बताओ। चलो आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1 June 2021 फॉर विजिटिंग हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स से मिलने के लिए आया है वो। However, his parents fall sick and stay in India till 31st March 2022. Thereafter, he continued to stay in India. It is, however, certain that he will leave India in the next 6 months when his parents recover. His stay in India is neither for employment, for business, or for circumstances shows that uncertain period. In such a case, even if he reside in India for more than 22 days in the financial year 21-22, he will continue to be PROI from 1st April 2022 also. In financial year 21-22, he is of course PROI as he did not reside in India for more than 182 days in the financial year 21-22. कोई बताएगा? पढ़ लिया आपने? एग्जाम्पल के साथ बताना प्रतिभा, बिल्कुल आराम से, स्पीड बिल्कुल स्लो, ताकि मैं लिख लूं, बताओ। जैसे 20-21 में वो नॉन मतलब वो 182 दिन से ज्यादा नहीं रहा। 21-22 में वो अपने पेरेंट्स को विजिट करने आया, बट उसके पेरेंट्स बीमार हो गए तो रुको रुको, एक 20-21 में क्या था वो? 182 दिन से ज्यादा नहीं रहा, और वो PROI था, बाहर चला गया था वो। तो ये बोलो ना फिर, PROI था वो, ठीक है। ये एज्यूम करना कि PROI था 20-21 में, कि वो बाहर गया था 3 पर्पजेस के लिए, तो PROI था वो। अब 20-21 में वो आया, क्यों आया? सॉरी, 21-22 में वो आया पेरेंट्स से मिलने, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या थे, बीमार थे। ठीक है, ठीक है। 6 मंथ का स्टे हो गया। 6 मंथ का या उससे ज्यादा स्टे हो गया, मतलब 182 दिन से ज्यादा स्टे हो गया। आगे बोलो। फिर भी PROI नहीं माना जाएगा। एग्जैक्टली, फ्री PROI नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो PROI नहीं माना जाएगा, क्योंकि ना तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, ना वो बिजनेस के लिए आया, ना वो अनसर्टेन पीरियड के लिए आया। वो PROI माना जाएगा, ना कि PRI नहीं माना जाएगा। दोबारा सुनो, जैसे पिछले साल वो 182 दिन से कम रहा है और बाहर चला गया 3 पर्पजेस के लिए, तो पिछले साल के लिए वो क्या था, PROI। इस साल के लिए वो आया है, आके इंडिया में अपने माँ बाप के पास रहा, उनकी सेवा करी है उसने, और सेवा करते करते उसको बीत गए 190 दिन। ओके, तो यहां पर चाहे वो 190 दिन रहा है क्यों ना रहा है, बट क्या वो 3 पर्पजेस के लिए आया है? नहीं, तो क्या मानेंगे उसको, PROI। समझे? अब अगला साल हमारा आ गया 2022-23, क्या इस साल में वो PRI माना जाएगा, PROI माना जाएगा? PROI। बट गुंजन 190 दिन रहा है पिछले साल। एग्जैक्टली, क्योंकि वो पहले, उससे पहले 3 पर्पज के लिए बाहर जा चुका है, वो 3 पर्पजेस के लिए वो नहीं आया था। तो 182 दिन की पूरी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें भी वो क्या माना जाएगा, PROI। दोबारा बताता हूँ, सुनो मेरी बात। देख, यहाँ पे लेट से एग्जाम्पल बना रहे हो क्या कोई?
बनाओ जल्दी बनाओ फिर, चेंज करता हूँ फिर मसला ये। देखो इसमें बात ये पड़ी है वंश हमने, लेट से अब वंश है यहाँ पे, वंश का नाम ले लेते हैं, ठीक है। वो पिछले साल, अब 19-20 है ये, 19-20 से लेके चल रहा हूँ मैं, जिसको नहीं समझ में आप डेफिनेटली समझ में आएगा ही आएगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 19-20 में वो 365 दिन रहा है। तो वंश अगर पहली कंडीशन देखें तो क्या हुआ, PRI, ठीक है। 20-21 में वो बाहर चला गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो 20-21 में जिस डेट से गया वो क्या बन गया, PROI। अब 21-22 में वंश की शादी थी, डेस्टिनेशन वेडिंग्स ने दार्जिलिंग में की थी, ओके। और शादी वगैरह करके मतलब पूरा टाइम लग गया इसको 7-8 महीने, जो पूरा डेस्टिनेशन का था, ठीक है। तो इस टाइम पे वो कितने दिन रहा, 182 दिन से ज्यादा। क्या वो 3 पर्पज के लिए आया था इंडिया में, मैरिज का पढ़ा था हमने, नहीं। तो वो क्या माना जाएगा, स्टिल PROI। अब उससे अगला साल आ गया 22-23, ठीक है वंश। अब 22-23 में क्या देखेंगे हम, बेशक से वो पिछले साल शादी के लिए जब आया था 190 दिन रहा था यहाँ पे, बट क्या 3 पर्पजेस थ्री जो पहले वो बाहर जा चुका है, नहीं। तो इसमें भी वो स्टिल क्या मान लिया जाएगा, PROI, ठीक है। मतलब अब चेन क्या बनी इसकी, जैसे पहले था वो PRI, फिर वो क्या बन गया, PROI, फिर इंडिया में वो आया है, 190 दिन रहा है। तो बेशक से देखा जाएगा 3 पर्पजेस हैं या नहीं है, नहीं है तो स्टिल क्या माना जाएगा, PROI, ओके। चाहे वो 190 दिन से ज्यादा क्यों ना रहा हो। आया समझ में, पक्का, ओके। दोबारा बताऊं एक बार, किसी को भी नीड है सुनने की, पक्का देव। उसके बाद देखो, इफ ए पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1 जून 2021, भावना कौन सा है ये, 182 दिन से अगले वाला है, ठीक है। फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, तो कुछ नहीं, पिछले साल भूल जाओ, भूलो पिछला साल क्या था क्या नहीं था, इस साल वो किस चीज के लिए आया है, तो 1 जून किससे वो क्या मान लिया जाएगा, बस, ठीक है ना। क्या मैं कह सकता हूँ कि वो 182 दिन से तो बेकार में दी हुई है, वैसे ही उसको तो हम ध्यान ही नहीं रखते, वैसे मेन चीज क्या रखते हैं, 3 पर्पजेस ऐसे। और काफी हाईली इंपॉर्टेंट चल रही है, यहाँ से क्वेश्चन आने की मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस है, हाईली चांसेस है। रेजिड अब देखो ये बात आ गई जिसमें भव्य अभी तक कंफ्यूज है। रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट फॉर अ ईयर, इट इज फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में क्या होता है, पीरियड वाइज होता है, उसमें तो ईयर वाइज किया, ईयर कितना गया है कितना नहीं गया है, बट हमारे फेमा में क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम वाइज की डेट वाइज होता है इसमें। अंडर इनकम टैक्स लॉ अ पर्सन हैज टू pay tax in respect of the income of the previous year, therefore it is possible to look for a complete year, क्योंकि वो पूरे साल का टैक्स पे करना होता है, इसलिए वो पूरा साल हम देखते हैं। फेमा में कोई टैक्स वैक्स नहीं पे करना होता है, इसलिए वो पॉइंट ऑफ टाइम वाइज। therefore it is possible to complete a look at complete year for determining the status under the income tax law. FEMA is a regulatory law, regulatory law मतलब ऐसा नहीं कि उसको टैक्स, एक होता है टैक्स लॉ और एक होता है रेगुलेटरी लॉ। टैक्स लॉ क्या होता है कि उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इसके अंदर, रेगुलेटरी लॉ क्या होता है सिर्फ रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी, देनदारी कुछ गवर्नमेंट को नहीं आती है। वन इज टू नो द पर्सन स्टेटस एट द टाइम ऑफ अंडरटेकिंग ए ट्रांजेक्शन, जब वो ट्रांजेक्शन कर रहा है ना उस टाइम पे हम देखेंगे कि उस टाइम वो PRI है PROI है। इफ फॉर एग्जाम्पल, ये ऑल आउट ऑफ करो एक बार, इफ ए पर्सन कम्स टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट and if his status can be known only when the year is completed, how will he and other people enter into a commercial transaction with each other। अब साल के एंड में पता चलता है तो हम कैसे करते हैं कि उस पे फॉरेन एक्सचेंज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। If he considers PROI till the year is over, then people will not able to enter into transaction with him. This is the reason why the residential status is not for a year but for a particular date। अगर मान लो ईयर वाइज होता तो क्या होता, तो पूरे साल ट्रांजेक्शन करने के लिए वेट करना पड़ता, कि वो ट्रांजेक्शन जब करेंगे जब हम PRI डिटरमाइन हो जाएगा, ऐसे कि किसी ट्रांजेक्शन में किसी ट्रांजेक्शन में फेम एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके PRI या PROI होने पे, ठीक है। अब आज मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो आज मुझे पता ही नहीं कि PROI हूं PRI हूं, तो मुझे पूरा साल वेट करना पड़ेगा वो ट्रांजेक्शन करने के लिए, नहीं, क्योंकि आज मैं देखूंगी आज मैं क्या हूं, ठीक है।
इट इज अंडरस्टूड दैट दिस कंडीशन अप्लाइज ओनली टू इंडिविजुअल। ऑब्वियस बात है, तो इंडिविजुअल पे अब कोई ब्रांच है वो कैसे डिटरमिन होगा 182 दिन या उससे ज्यादा, पता ही नहीं चलेगा वो तो। हाँ पूजा करते हैं बिल्कुल। देखो इसमें ये बात है, मतलब इसमें पता है क्या बोला गया है, इसका रीजन सुनो पहले क्या है। रीजन ना सिर्फ इसमें छोटा सा रीजन दिया गया है कि फेमा में हम फेमा में पॉइंट वाइज क्यों देखते हैं, मतलब डेट वाइज क्यों देखते हैं, और टैक्स में हम ईयर वाइज क्यों देखते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है, टैक्स में हमें टैक्स पे करना होता है वो भी होल ईयर का, क्योंकि जब पूरा साल बीत जाएगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि पूरे साल की इनकम क्या हुई है, और इनकम पता चलने के बाद ही तो मैं उस पर क्या पे करूंगा, टैक्स। बट फेमा में हमें कोई टैक्स नहीं पे करना होता, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि इस ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई रेगुलेशन आरबीआई की आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इसको ईयर वाइज बना दें तो कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें पूरा साल वेट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको डेट वाइज देखा गया कि आज अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो आज वो क्या, आज के दिन हम सब क्या है यहाँ पे, PRI ऐसा। और कल को प्रतिभा कनाडा चली गई, यानी कि जॉब लग गई वहां पे, तो उसी डेट से इनको क्या मान लिया जाएगा, PROI ऐसे, समझे। ऐसा है क्या, वेटर की भी तो, टैक्सी ड्राइवर की भी तो, ये भी तो है। प्रोफेसर के मिल जाते हैं सर। सुना नहीं कभी, मिल तो जाती होगी कि मूवीज में भी वही दिखाते हैं, तो वेटर टैक्सी ड्राइवर। मूवीज इंडिया को खुद प्रमोट कर रही है कि वहां जाके टैक्सी ड्राइवर बनाओ, हम क्या करें भाई। क्या आपका मन है क्या बाहर जाने का, माइग्रेट करने का इंडिया से। तेरा फेस से लग रहा है मुझे कि कनाडा जाएगा तू। क्यों, नहीं ट्रक, सीए बन के भी ट्रक चलाएगा क्या, और बहुत जॉब होती है। मेरा ना मन था सीपीए करने का। सीपीए पता क्या होता है, हाँ वो मतलब जो फॉरेन का सीए होता है ऐसा। तो जब मैं उस टाइम प्रैक्टिस में था तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं सीपीए कर लूं और मतलब बाहर सेट हो जाऊं कभी। बट डेस्टिनी कुछ और होती है हमेशा। मैंने उसके लिए ना मतलब एनरोल करने ही वाला था, जस्ट बाउंड्री पे ही था, उसका बहुत एक्सपेंसिव होता है वो। मतलब जैसे अपने सीए में क्या है, अटेम्प्ट लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां तो 50,000 पर एग्जाम की एग्जामिनेशन फीस होती है, 50,000 रुपये की एग्जाम की। और लगा लो 1-1.5 लाख रुपए उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, इतना एक्सपेंसिव होता है वो। सीएफए मतलब उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है वो, सीएफए की भी फीस तो 1 लाख रुपए तो रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसकी भी। तो फिर बस इसलिए मैंने किया ही नहीं फिर उस टाइम पे। हाँ सीपीए का, मतलब ओवरऑल सारे हाँ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद अगर देना हो तो आसान पड़ता है, नहीं दिन तो 4 पड़ते हैं अर्चिता, दिन तो 4 ही पड़ते हैं। अच्छा वो ऐसा होता है कि बाहर जाके दे तो अलग है, इंडिया में ही अपेयर करे ना, और इंडिया में हम अपेयर करें ना तो कुछ चेंज होता है मेरे ख्याल से, ऐसा है शायद। सही है। वो तो है, मतलब बेस तो होना ही चाहिए, लेकिन दूसरी कंट्री दूसरे शहर में सेट होना इतना मुश्किल हो जाता है, और दूसरी कंट्री है ऐसा। पूरी जिंदगी बिल्कुल ऐसा ही है। हम जब रोहतक शिफ्ट हुए थे ना, रोहतक में हम किसी को भी नहीं जानते थे, 2020 की बात है ये। मतलब एक ऐसा सिंगल पर्सन भी नहीं था जिसको हम जानते हो ऐसा। बस ये था कि दीदी की जॉब थी पीजीआई में, तो उस बेस पे हम सेट हुए थे यहाँ पे। और तो यहाँ पे इतनी मुश्किल हुई थी, अगर बाहर कंट्री जाए तो मतलब सब लोग अलग, कल्चर सब कुछ अलग, कितनी मुश्किल होती है ऐसा। हाँ तो पूरे घर ही एक रूम के साइज की होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, फिर लैंग्वेज भी अलग, ठीक है। लोगों का वहां तो लोगों का कल्चर भी अलग होता है, यहाँ तो हम सब मतलब पता है कि अपने आसपास की सोसाइटी के हैं, तो वहां तो सोसाइटी भी अलग ही होती है, उनको पता नहीं चलता कि वो सोच क्या रहे हैं, क्या करेंगे वो। हाँ बहुत अनसर्टेन सा होता है सब कुछ। चलो एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं आगे। If sorry, it is understood that this condition applies to only to individuals, it will not apply to HUF, AOP or artificial judicial person, as they cannot get employed, cannot go outside India or come to India। ये सिर्फ इंडिविजुअल पर अप्लाई होता है, किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन पर अप्लाई नहीं होता है।
Hence, they do not come within the ambit of the second and third limb. These entities like HUF, AOP are not required to be registered or incorporated like corporate entities. No, the define can be forced stretched to cover by applying the criteria for owned or control. Hence, legally the definition of HUF, AOP, BOI fails. Practically, if the HUF or BOI are in India, they will be considered as Indian resident. अगर हमारा बात कंपनी की आती है तो हम देखेंगे ओन्ड और कंट्रोल कहाँ पे है, बट जैसे एचयूएफ हो गया, एओपी हो गया, उसमें कोई ना तो रजिस्टर्ड होती है एंटिटीज, ना ही कंट्रोल्ड होती, तो वहां पे देखेंगे बनी कहाँ पे हुई है। अगर बाहर बनी हुई है तो पीआरओआई, इंडिया में बनी हुई है तो पीआरआई। इसको इंपोर्टेंट मार्क करना कि आ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, अब फटाफट एक दो चीजें और कर लेते हैं। यहाँ तक बस सुनो ध्यान से। कौन है बाहर? दीपांशु। Any person or body corporate registered or incorporated in India will be considered as PRI. The definition is to does not apply to AOP or BOI. कोई भी अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में हुई हो तो उसको हम क्या मान लेंगे? PRI. ऑफिस ब्रांच का हम देखेंगे कंट्रोल्ड बाय PR, आई विल बी कंसिडर्ड एज PRI. और वन कैन नॉट सेटअप ए ब्रांच आउटसाइड इंडिया अटेम्प्ट टू अवॉइड फेमा प्रोविजन। मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं कर सकता कि जस्ट देव है, उसने बाहर बना ली अपनी ब्रांच और कंट्रोल ही यहाँ पे कर रहा है, क्यों कर रहा था कि फेमा उसके ऊपर अप्लाई ही ना हो। तो इसे दोनों वर्ड्स उसने इंक्लूड किए, ओन्ड भी इंक्लूड किया, कंट्रोल्ड भी उसने इंक्लूड किया। हाँ, तो मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, तो उसको पीआरआई माना जाएगा। हाँ, इसमें लास्ट में यही तो बात बोली गई है। अगर ऐसे कोई पर्सन ऐसा कोई मतलब स्ट्रेटेजी अपनाता है कि उसने बाहर ब्रांच इंकॉर्पोरेट कर ली, क्या करने के लिए? बस कि फेमा एप्लीकेबल ना हो, कंट्रोल उसके इंडिया से ही हो रहा है, फिर भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा फेमा, ऐसा माना गया है। इंडिया में है तो पीआरआई चाहे कंट्रोल कोई भी कर रहा हो उसको, बाहर है तो कंट्रोलिंग पावर हम देखेंगे उसमें। समझे? उसके बाद एनी एजेंसी, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन आउटसाइड इंडिया विल बी कंसीडर्ड एज पीआरआई। ये बताने की नीड नहीं है, मतलब बनी कहाँ है, कंट्रोल कहाँ हो रही है, तो क्या मानेंगे? पीआरआई। If such branch is considered PROI, then it will be difficult to undertake several transactions. If such branch is considered as PROI, then it will be difficult to undertake several transactions. अगर उसको PROI मान लिया गया तो उसको लिए ट्रांजेक्शन कैरी आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ नहीं, कट करो इसको, बकवास बात करी। आगे देखो, अच्छे एग्जांपल है, सुनना ध्यान से। जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे सिर्फ वही इलस्ट्रेशन का एग्जांपल दे पाएगा। मिस्टर एक्स इज रेजिडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अपनी कॉपी खोलो और लिखो उसमें एग्जांपल। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 182 दिन से कम रहा है वो, और इंडिया में वो आ गया 1/4/20 को, और ये वो बाहर चला गया था। इंडिया फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस, 20 को कब आया? वो बिजनेस के लिए आया। ठीक है, ही इंटेंड टू लीव द बिजनेस 30 अप्रैल 2021। वो छोड़ना कब चाह रहा है? 30/4/21। और उसने छोड़ा कब? 30/6/21। मैं मान जाऊंगा, मुझे इसका स्टेटस बता दो, कौन बताएगा? भव्य बताएगा। पीआरआई किस किस के लिए हुआ? ठीक है, रुको एक बार, मेरी बात सुन एक बार। अगर मैं तेरे से 20-21 का पूछ रहा हूँ तो 20-21 में क्या हुआ वो, इस ईयर में? क्यों? क्योंकि वो 20-21 में किस के लिए आया है? बिजनेस के लिए आया, और वो कंटिन्यू पूरे साल उसने बिजनेस चलाया है। पर 30/6/21 को उसने छोड़ दिया, मतलब 21-22 में वो छोड़ के चला गया। कौन सी डेट पे? 30/4 को सोचा है उसने, एग्जीक्यूट कब किया है? तो 1/7 से क्या मानेंगे उसको? 1/7 से PROI। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को छोड़ना चाह रहा है फॉर अनसर्टेन पीरियड। ठीक है, ये एजम्पशन देखेंगे, इसमें एजम्पशन क्या ले रखे प्ले क्वेश्चन, मतलब हमारे सर ये होना चाहिए अगर वो 30/6 को बिजनेस छोड़ के बाहर रहने के लिए जा रहा है तो वहां पे वो उसी डेट से क्या मान लिया जाएगा? PROI। क्यों?
हम मैं वही तो बोल रहा हूँ ना आपको, मतलब क्वेश्चन अजम्पशन देखेंगे अभी। अगर वो 30/6 को अनसर्टेन पीरियड के लिए रहने जा रहा है बाहर, तो उसको क्या मान लेंगे, PROY। और वो वैसे मिलने जा रहा है तो PR है। तो इसमें ना मेरे ख्याल से कुछ क्लियर कट बताया नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इस अजम्पशन बेस पे डालेंगे गुंजन, देखते हैं क्या है। एज एक्सप्लेन द अबव इलस्ट्रेशन मिस्टर एक्स विल बी PRI फ्रॉम, देखो 4 नहीं लिखा फॉर द ईयर, इसमें क्या लिखा, फ्रॉम वहां से 1/4/20। और फाइनेंशियल 21/22 के लिए एक्स वुड बी कंटिन्यू टू बी इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम 1/4/2021। 1/4/2021 से भी वो क्या माना जाएगा, PRI। आगे देखते हैं, वेट करो। इफ ही, देखो आ गया ना मुझे वो इफ वाली बात। इफ ही लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और अनसर्टेन पीरियड, ही वो सीज टू बी PRI फ्रॉम डेट ऑफ द डिपार्चर। इसमें याद ये रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पिछली बार बच्चा 3 नंबर का मार खा के आया था इसमें, पता है क्यों? ये बोल दिया उसने कि 30/4 से माना जाएगा PROI। बट माना कौन सी डेट से जाएगा, डिपार्चर की डेट से, जब वो उसने, मतलब ये तो सोचा है सिर्फ उसे 30/4 को, तो एग्जीक्यूट कब किया है उसने, 30 जून को। रिपीट रिपीट, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट इवन इफ मिस्टर एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन, he has not left India for any three purposes, he would be considered as PRI। देखो गुंजन बात आ गई ना, वो तो इफ बट पे बोला है आंसर को ना। अगर वो 30 को अदर देन दैट छोड़ा है उसने इंडिया, तो PRI ही वो कंटिन्यू करेगा। ओके बस। और जो भी हमने PROI देखना, तो 1/4/1/7/21 से हम देखेंगे उसका। मानी तो है दूसरी, दोनों ही लिखी है इसने यहाँ पे, ये रही, इसने दोनों ही लिखी है वंश। एक तो ये रही, किधर गई ये वाली, ठीक है, और दूसरी ये रही, किधर गया किधर गया किधर गया, ये नोट लेफ्ट। दोनों ही मानी है इसने। हमें भी ऐसे ही आंसर देने के क्वेश्चन में कुछ क्लियर कर बताया नहीं हुआ, हम क्या करें फिर। हाँ, दोनों पर नहीं, दोनों पर्पस के लिए कैसे मानेंगे, दोनों पर्पस के हिसाब से आंसर देंगे, ऐसे बोलो चेतना। इलस्ट्रेशन, हाँ। तो क्या वो इंडिया में ही रह रहा हो अनसर्टेन पीरियड के लिए, मतलब क्लियर कट कुछ बता नहीं रखा, प्रतिभा आपकी बात गलत नहीं है, कुछ बता ही नहीं रखा, तो हम क्या एज्यूम करें फिर। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आंसर देना पड़ेगा। नहीं, 30 जून को तो कर दिया उसने, 30/4 को तो उसका इंटेंशन था भावना, और 30/6 को उसने कर दिया शट डाउन, ऐसा। ठीक है। हाँ, हमारी कंट्री का वो तो सिटीजनशिप है ही उसके पास, तो PRI माना जाएगा उसका तो। हाँ, और क्या। और वहां का तो है ही है फिर वो। नहीं, वहां का क्यों PRI होगा, सिटीजनशिप है वहां की। ऐसा कुछ हम ऐसा कुछ हम पढ़ते नहीं है टेक्स्ट में, ये टेक्स्ट में लिंक करता है, लिंक हो रहा है। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी समझाते हैं टीचर्स ना, कि अगर इनकम एक्रिव बाहर हुई है और वो इंडिया का ही पर्सन है, तो बाहर भी टैक्सेबल होगी और इंडिया में टैक्सेबल होगी। और ऐसा कोई पर्सन है, इंडिया में कमाई है बट वो NRI है, तो सिर्फ बाहर टैक्सेबल होगी, ऐसा कुछ था ना। अच्छा, सिर्फ इंडिया में टैक्सेबल होगी ऐसा, और वो NRI और बाहर की इनकम कमाई है उसने, तो बाहर टैक्सेबल होगी बस, ऐसा कुछ था ना। तो जिसका वो रेजिडेंट है ना वहां का, तो मतलब टैक्स लगेगा ही लगेगा उस पे, ऐसा। हाँ, इंडिया के लिए एप्लीकेबल है वो, इंडिया के लिए। अब देखना, एक्स ने रिजाइड किया है इंडिया में 1920 में, सुनना ध्यान से, 1920। लेफ्ट कब किया, 1 अगस्त 2020। रहा कब है, 1920। लेफ्ट कब किया, 2021। स्टडीज, व्हाट विल बी द स्टेटस, बताओ। 2021 के लिए तो वो रहेगा PRI, ठीक है ना। और 21-22 के लिए मैं देख लेता हूँ, एक बार रुक जाओ। हमने एक परसों बात पढ़ी थी, कल या परसों, कि आप लोग मुझे कल एक बात चलाई थी कि सर वहां जाके लोग जॉब करने लग जाते हैं, तो उसमें मैंने बोला क्लैरिफिकेशन भी आई हुई है इस चीज के लिए, तो पहले क्लैरिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं। RBI हैज क्लैरिफाइड दैट the student will be considered as non-resident, PROI. Why? This is because usually students start working there, take care of the stay and cost of studies, तो इसलिए PROI। 21-22 के लिए would not been have in India in the preceding year for a period of exceeding 22 days, according he would not be PRI for the 21-22। बट रीजन मैं ये नहीं दूंगा, रीजन मैं यही दूंगा कि पिछले साल वो इंडिया से
चला गया था फॉर एजुकेशन एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, एंड लगा हुआ मैं इसमें कि दोनों चीज आरबीआई ने क्लैरिफाई कर रखी है वो, जैसे फ्रॉम दैट डेट वो क्या माना जाएगा, PROI। समझे? एक एग्जाम अच्छे है ना एग्जाम्पल इसके। अब देखो, टोय लिमिटेड इज अ जापानीज कंपनी, सेवरल बिजनेस यूनिट ऑल ओवर वर्ल्ड। कंपनी जापान की है ये। रोबोटिक यूनिट इसकी कहाँ पे है, मुंबई में। और ब्रांच कहाँ पे है, सिंगापुर में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जो सिंगापुर ब्रांच को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग पावर कहाँ है सिंगापुर ब्रांच की, इंडिया में, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, बस PRI। दोनों को ही बताने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा। फिर नहीं, फिर वो देखना पड़ेगा ना वंश, मतलब कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं तो फिर काहे का PRI। कंट्रोलिंग देखेंगे हम, वो तो है ना शिका, राइट और रॉन्ग, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। कैसा मेरे तो ऊपर से जा रहा है, क्या बताऊं मैं अभी। अब कल एक बच्चे ने मुझसे बात पूछी थी, सर वो उसका एक एम्प्लॉयर है, कभी वो इंडिया में भेजता है, कभी बाहर बुला लेता है, कभी वो इंडिया में भेजता है, कभी बाहर बुला लेता है, कभी इंडिया में कभी बाहर। किसने पूछा था मुझसे, आपने पूछा था। देखो वो क्वेश्चन नहीं रहा, सुनना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है काफी है। मिस आलिया इज एन एयर होस्टेस विद ब्रिटिश एयरवे, बाहर की मतलब कंट्री की एयरवेज में जॉब करती है ये। शी फ्लाइज फॉर 12 days in a month and therefore take a break for 18 days, 18 दिन का ब्रेक और 12 दिन की जो, कितना बढ़िया टाइम है। ड्यूरिंग द ब्रेक शी इज accommodated in the base which is normally city where the airline is headquartered। और एकोमोडेट वो कहाँ करती है, जहां पे हेडक्वार्टर होता है उस एयरलाइन का। हाउएवर फॉर द सिक्योरिटी कंसिडरेशन, हेडक्वार्टर और वो एकोमोडेट कहाँ करती है, मुंबई में। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही वॉज एकोमोडेट एट मुंबई फॉर मोर देन 182 दिन। वट वुड बी हर रेजिडेंशियल स्टेटस। पहले ना 2 बार पढ़ो और प्लीज कोई आंसर मत देखना, ठीक है, बिना आंसर देखे बताना मुझे। फिर सोच ले। एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर हो गया। आप कह रहे हो PROI, आप कह रहे हो, आप PROI क्यों, पर इंडिया में तो 182 दिन से स्टे किया, वो तो बेसिक कंडीशन है ना। क्यों PRI, पता नहीं किसका सही है, क्या पता इसका भी सही हो आपका भी सही हो। हाँ भाई भव्य, हाँ तुम दोनों, वंश, PRI मतलब देव के साथ हो आप, भावना, आप डेफिनेटली PROI इज एब्सोल्युटली राइट, कि PROI क्यों है, एक होता है संविधान से। बच्चे क्या बोलते हैं, सर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रही है इंडिया में, और जब 182 दिन रही है वो फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही, वो ऑन एम्प्लॉयमेंट आई है। फॉर एम्प्लॉयमेंट मतलब इंडिया में एम्प्लॉयमेंट करने, और इन ऑन एम्प्लॉयमेंट मतलब जो कल इन्होंने बोला था कि उसके एम्प्लॉयर उसको यहाँ भेज रहा है, यहीं पे काम करने के लिए या वहां के काम को यहाँ करने के लिए, तो ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऑन और फॉर में फर्क समझो अर्चिता। ऑन मतलब उसके लिए आ रही है यहाँ पे, फॉर मतलब कि यहीं पे करने के लिए आ रही है। तो यहाँ पे जो मिस आलिया थी वो ऑन एम्प्लॉयमेंट आ रही है, और एक रीजन जो आपने दिया था कि वो बाहर चली गई एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इंडिया में वो 3 पर्पजेस के लिए नहीं आई, तो बेशक से वो 182 दिन से ज्यादा स्टे किया हो, फिर भी वो क्या मानी जाएगी, PROI। ये समझ में नहीं आया, तो एक केस है अपना, वो जो जिसके माँ बाप बीमार हुए थे और 190 दिन रहा था, वहां पे क्या था, इंडिया में आया था वो और 190 दिन रहा था अपने माँ बाप की टेक केयर करने के लिए, तो वैसा ही तो है ही। इंडिया में वो आई है, 190 दिन 82 से ज्यादा रही है वो, बट के 3 पर्पज के लिए रही है, बस ये तो कौन सा आएगा, PROI। तो इसमें आप एम्प्लॉयमेंट वर्ड से कंफ्यूज मत होना, इसमें बात ऑन एम्प्लॉयमेंट की, कि वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान आई है, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए नहीं आई है इंडिया में, बस। नहीं, फॉर इम्प्लीमेंट तो फर्क हो जाता है ना सीधा, मतलब वहां का जॉब छोड़ के वो यहाँ इम्प्लीमेंट करने आ रही है, कम्स इन इंडिया फॉर दिस 3 पर्पजेस। हाँ, हाँ, यहाँ की वो PRI नहीं बन जाएगी फिर, इसीलिए, समझे, बस आज इतना ही करेंगे। हाँ तो इंडिया में तो है ही नहीं कोई,
हेडक्वार्टर मुंबई में ना होता तो, हाँ बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल देखिए, बट यहाँ क्वेश्चन में बोला क्या गया है? हाँ तो वो तो मैं भी कह रहा हूँ। तो उस ब्रांच को मानते फिर। हाँ मानते, बिल्कुल मानते। अनसर्टेन पीरियड के एग्जाम्पल पूछेगी, हो सकता है कि मतलब वो रहने के लिए आया है, मतलब उसके पास सिटीजनशिप आ गई है इंडिया की, बस मतलब उसको बाहर जाने का कोई ऐसा अभी ना तो मन है, ना उसको कोई पास, उसके पास लॉजिक है बाहर जाने का। ये रीजन हो सकता है बस उसका। जैसे हमने वो यूएस का नहीं पढ़ा था पूजा, ग्रीन कार्ड उसको मिल गया। हालांकि क्वेश्चन में साफ साफ बताया नहीं हुआ कि ग्रीन कार्ड मिल गया तो अनसर्टेन कैसे, तो ग्रीन कार्ड मिल गया तो वैसे मतलब बाहर ही रहेगा वो। तो ये एग्जाम्पल है। डन। तो वो ब्रांच पीआरआई मानती ना बस, बाकी सारे पीआरओ आई, कोई ऑन कंट्रोल कोई है ही नहीं। तो इस केस में मतलब हेडक्वार्टर और जो सिंगापुर वाली ब्रांच है उसको भी हम मतलब PR हेडक्वार्टर तो पीआर है ही, तो इंडिया में बना हुआ है वो, तो सिंगापुर को कंट्रोल कौन कर रहा है? मुंबई वाला, तो वो भी मानी जाएगी पीआरआई। और कोई डाउट? नहीं? चल मीटिंग एंड करूँ मैं। आयुषी, खुशी, पूजा, कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। फाइन, बाय बाय, नेक्स्ट डे।